हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 27 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ भी। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर से जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स और हमारे ई बुक्स मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किस कारण से 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1966 को हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ने अपना पद ग्रहण किया था। आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? तो वो हैं एस देसवाल जी। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है 2021 के। इसमें दोस्तों पद्म विभूषण 2021 से 7 व्यक्तियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। यानी पद्म विभूषण 2021 इस बार 7 व्यक्तियों को दिया जाएगा। पद्म भूषण दिया जाएगा 10 व्यक्तियों को और पद्मश्री से नवाजा जाएगा 102 व्यक्तियों को। टोटल 119 पद्म पुरस्कार दिए जाने हैं 2021 में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 26 जनवरी के एक दिन पहले यानी 25 जनवरी की शाम को पद्म पुरस्कारों का अनाउंसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो उसी में अनाउंसमेंट किया गया। इस बार भी किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया जाएगा, पद्म पुरस्कार ही दिए जाएंगे केवल। भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार जो होते हैं ये भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी कल मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है ये, किसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, और भी बहुत सारी डिटेल जानकारियाँ। साथ ही साथ इस बार किसे किसे दिया जाएगा ये पूरी लिस्ट आपको बताई गई है। आज हम लोग सिर्फ जानेंगे पद्म विभूषण से किसे किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इन 7 व्यक्तियों में है दोस्तों शिंजो आबे। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इनको सम्मानित किया जाएगा। एसपी बाला सुब्रमण्यम जाने माने संगीतकार, मरणोपरांत इनको मिलेगा। बेले मुनप्पा हेगड़े को मिलेगा। नरेंद्र सिंह कपानी को मरणोपरांत दिया जाएगा। मौलाना वहीदुद्दीन खान को, बीबी लाल को और सुदर्शन साहू को, इन 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा पद्म विभूषण से। दोस्तों नागरिक सम्मान से कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो आप लोग कल की वीडियो को जरूर देखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने दोस्तों आकाश मिसाइल के एक नई पीढ़ी का, न्यू जनरेशन का सफलतम परीक्षण किया है। कहाँ से? ओडिशा के तट से। आकाश मिसाइल दोस्तों ये सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है। डीआरडीओ ने दोस्तों अभी हाल ही में रक्षिता नाम से एक मोटर बाइक एम्बुलेंस का निर्माण किया है। ठीक है, भारत की पहली मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता नाम से। ये किसके लिए बनाई गई है? सीआरपीएफ के लिए बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? डीआरडीओ के द्वारा। अच्छा, आकाश मिसाइल से याद आया, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोस्तों आकाश मिसाइलों के निर्यात को मंजूरी दे दी थी। यानी अब भारत आकाश मिसाइलों को दूसरे देशों में बेच भी सकेगा। ठीक है, निर्यात भी कर सकेगा। हालांकि वो जो आकाश मिसाइल होगी वो अलग तरीके की होगी, या फिर हो सकता है वो पुराना वर्जन होगा, या फिर हो सकता है बेचने के लिए किसी दूसरे तरीके का बनाया जाए। यानी जो भारतीय सेना यूज़ करती है वो एडवांस वर्जन ही होगा, इससे लो वर्जन ही बेचा जाएगा, जैसे सभी देश करते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे S-400 मिसाइल रसिया सबको बेच रहा है, लेकिन खुद यूज कर रहा है S-500। ठीक है, तो सभी देश ऐसा करते हैं, ऐसा ही भारत भी करेगा। डीआरडीओ के बारे में जानिए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई। 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया गया। जी सतीश रेड्डी जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कीवी मिशन योजना शुरू की। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने कीवी मिशन योजना शुरू की है। ये योजना दोस्तों उत्तराखंड में उत्तराखंड के किसानों को कीवी की खेती या कहें कीवी की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, उनकी खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। कीवी दोस्तों एक फल होता है, कीवी फल। ठीक है,
कीवी फल, एक क्वेश्चन ये भी है, याद रखिएगा, कीवी फल खाने से ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। ठीक है, तो इसका मेडिकल विभाग में भी बहुत अच्छा यूज़ होता है। उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में इस योजना की घोषणा की है। उत्तराखंड आया है, पिछले दिनों में उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है। अभी एक दिन की सीएम यानी मुख्यमंत्री बनी थी उत्तराखंड की सृष्टि गोस्वामी। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों बाल सुलभ पुलिस स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने घाट पेयजल योजना शुरू की है। उत्तराखंड में भारत का पहला इको ब्रिज खोला गया है। उत्तराखंड में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है। ये सभी क्वेश्चन उत्तराखंड से आपको याद होने चाहिए जो रिसेंटली करंट अफेयर से आए हैं। उत्तराखंड से स्टैटिक जानिए। देखिए उत्तराखंड ये रहा मैप में, देहरादून इसकी राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है गैरसैंण को। किसे? गैरसैंण को बनाई गई है ग्रीष्मकालीन राजधानी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बीजेपी पार्टी से। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही स्थापित है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के अभी हाल ही में नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन? राघवेंद्र सिंह चौहान जी को नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। नए चीफ जस्टिस अभी 9 हाई कोर्ट के चीफ नियुक्त हुए हैं। इन पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर त्रिकोणीय संयुक्त अभ्यास एम्फेक्स 21 आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में एम्फेक्स 21 नाम से एक त्रिकोणीय संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये त्रिकोणीय संयुक्त सैन्य अभ्यास था, यानी कि ये भारत की तीनों सेनाओं के बीच में एक अभ्यास था। ठीक है, एम्फेक्स 21। एम्फेक्स से आपको समझ में आ रहा होगा एम्फीबियन मतलब होता है उभयचर। तो ये अभ्यास दोस्तों समुद्र और जल और वायु तीनों स्थानों पर होगी। ठीक है, उभयचर रूप से होगी। उभयचर मतलब यही होता है जो जल और जमीन दोनों पर काम कर सके। तो ये इसी प्रकार का अभ्यास था। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये आयोजित हुआ। कब से कब तक? 21 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में आयोजित हुआ। क्लियर? अभी देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही एक्साइज कवच नाम से भी एक अभ्यास आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं थी और कोस्ट गार्ड भी था। ठीक है, और इसके साथ ही अभी दूसरा सी विजिल नाम का सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। दूसरा अभ्यास था वो। ठीक है, दूसरा संस्करण था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नाम से एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने धरा नामक एक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दोस्तों जो भू माफिया हैं उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से राजस्व विभाग भू माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही जो कर रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प पा सकेगा। ठीक है, तो धरा नाम का एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब देखिए आ गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। पिछले दिनों में ये भी बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा। अभी हाल ही में दोस्तों इसने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है। 71वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का। याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया है। दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही शुरू की है। क्लियर? अगला क्वेश्चन भी दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही है। किस राज्य सरकार ने अभ्युदय नामक मुफ्त यूपीएससी नीट और जेईई कोचिंग सुविधा शुरू की? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ही दोस्तों अभ्युदय नाम से एक फ्री में यूपीएससी नीट और जेईई और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग सुविधा शुरू की है। पहले स्टेज में अभी 18 मंडल में ही स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, यानी मंडल में अभी स्थापित किए जाएंगे। आगे चल करके इसे और संख्या बढ़ाई जाएगी। इसमें यह भी बताया गया है कि ये कोचिंग बिल्कुल मुफ्त में तो होगी ही, साथ ही साथ इसमें कभी कभी ऑफिसर्स आकर के लेक्चर ले सकेंगे, साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकेंगे। ठीक है, कि कैसे वो ऑफिसर्स बने। ओके, चलिए अब उत्तर प्रदेश से हम लोग करंट अफेयर तो जान लिए, बात करते हैं स्टैटिक्स की। देखिए मैप में ये रहा उत्तर प्रदेश। लखनऊ है यहाँ की राजधानी। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, आनंदीबेन पटेल जी ही एमपी का भी कार्यभार देख रही हैं। एमपी का यानी मध्य प्रदेश का एक्स्ट्रा चार्ज इनको मिला हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी ये है उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश दोस्तों सबसे ज़्यादा राज्यों से 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है।
8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार। ये 8 राज्य हो गए। एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिससे अपना बॉर्डर शेयर करता है यूपी। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं 403+1। सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सीटें यहीं से जाती हैं 31। सबसे ज़्यादा लोकसभा में भी सीटें जाती हैं यहीं से, उत्तर प्रदेश से ही 80। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के शहद को, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के शहद को जो दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के जंगलों में ये शहद पाए जाते हैं। ये बहुत ही विशेष तरीके के शहद होते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन शहद को निकालने का प्रोसेस जो होता है वो ही एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक से निकाला जाता है। वहाँ की एक जनजाति है जंगलों में, माउलिस जनजाति, माउलिस जनजाति। तो माउलिस जनजातियों के द्वारा बहुत ही स्पेशल तरीके से निकाला जाता है शहद वहाँ पर, ठीक है। और इस प्रकार के शहद में, यानी कि वहाँ के जो सुंदरवन के जंगलों में शहद पाए जाते हैं, उन शहद में फ्रक्टोज की मात्रा दोस्तों 26 to 27 HMF होते हैं। कितना? 26 to 27 HMF होते हैं शहद में फ्रक्टोज की मात्रा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन साइंस में पूछा जाता है कि शहद में क्या पाया जाता है? तो शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है। क्लियर? सुंदरवन तो आप लोग जानते ही हैं, पश्चिम बंगाल में ही है, जंगल की वजह से तो फेमस है ही, साथ ही साथ सुंदरवन का डेल्टा जो है इस वजह से भी फेमस है सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर है देख लीजिए। ये जो डेल्टा आप लोग देख रहे हैं ये है सुंदरवन का डेल्टा, वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में ही है। क्लियर? सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। तो यहाँ के शहद को दिया गया है जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है? बहुत दिन हो गया एक्सप्लेन किए हुए, चलिए फिर से आज बताते हैं, रिवीजन करते हैं हम लोग। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब ये हुआ, अगर कोई प्रोडक्ट की वजह से वो पूरा का पूरा जियोग्राफिकल एरिया पहचाना जाने लगता है, तो उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, उसको यूनिकनेस प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ उसका रेट फिक्स करने के लिए, उसकी ब्रांडिंग करने के लिए दिया जाता है जीआई टैग, ठीक है, उस प्रोडक्ट को। ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, ठीक है। तो जीआई टैग का कारण ये हो गया। जीआई टैग किस नियम के तहत या किस कानून के तहत दिया जाता है? दोस्तों इसके लिए कानून लाया गया था जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। फिर से बोल रहा हूँ, ये एक्ट आप लोग याद रखिएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। हालांकि ये एक्ट लागू हुआ 2003 में, ठीक है, 2003 से ये एक्ट लागू हुआ। पहला जीआई टैग दिया गया 2004 में। ये सारे डेट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। 2004 में पहली बार दिया गया, किसे दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, सबको पता है। 10 वर्षों में रेन्यूअल कराना पड़ता है दोस्तों, 10 वर्षों के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। किसी प्रोडक्ट को अगर दिया गया उसकी वैलिडिटी होगी 10 वर्ष, ठीक है। अब तक 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जा चुका है, क्लियर होना चाहिए। पिछले दिनों में किसको किसको दिया गया है? तो अभी गुच्छी मशरूम आया था, जम्मू एंड कश्मीर को का प्रोडक्ट है, उसको दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर के गुच्छी मशरूम को। महाराष्ट्र में जवाहर आदिवासी क्षेत्र को दोस्तों मिनी महाबलेश्वर का जीआई टैग दिया गया है। इससे पहले असम की तेजपुरी लीची को जीआई टैग दिया गया था। पश्चिम बंगाल के बारे में भी जान लीजिए, ये रहा पश्चिम बंगाल। कोलकाता यहाँ की राजधानी है, ममता बनर्जी यहाँ की हैं चीफ मिनिस्टर, जयदीप धनखड़ जी यहाँ के हैं करंट टाइम पर गवर्नर। सुंदरवन नेशनल पार्क भी दोस्तों यहीं पर स्थित है, और जैसे कि मैंने बताया सुंदरवन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है, ठीक है। कोलकाता हाई कोर्ट, इसके चीफ जस्टिस कौन है? कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं टीबी राधाकृष्णन। कौन है? टीबी राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, सिक्किम से और असम से भी शेयर करता है। ध्यान रखिए, सिक्किम और असम आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ तक ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये सभी है पश्चिम बंगाल, क्लियर। यहाँ पर आने वाले हैं चुनाव, तो अक्सर ये चर्चे में अब बना रहेगा। अगला देखते हैं, किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस पैनिक बटन अनिवार्य किया? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो सार्वजनिक यात्री वाहन होते हैं उसमें जीपीएस पैनिक बटन अनिवार्य किया है। क्यों? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जिससे सार्वजनिक यात्री वाहनों में जो महिलाएं यात्रा करती हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस पैनिक बटन को अगर वो प्रेस करती हैं किसी पैनिक सिचुएशन में तो फिर तुरंत ट्रैक करके उस गाड़ी तक पहुंचा जा सकेगा। तो इसकी निगरानी के लिए राज्य भर में
जगह जगह पर कमांड सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। हालांकि अभी तो शुरुआत में 1-2 ही स्थापित किए जाएंगे। वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइसेस भी लगाई जाएंगी। ट्रैकिंग डिवाइसेस में सिम लगाए जाएंगे, सिम कार्ड, और उन्हीं सिम कार्ड के माध्यम से जीपीएस ट्रैकिंग की जा सकेगी। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसके लिए खर्च आने वाला है 15 लाख रुपए। अब इन 15 लाख में दोस्तों 60% तो केंद्र सरकार देगी, 40% देगी राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार। छत्तीसगढ़ ने ये शुरू किया है। छत्तीसगढ़ देखिए है कहाँ पर, ये रहा छत्तीसगढ़। नया रायपुर यहाँ की राजधानी है। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं अनसुईया उइके। चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो है ये कब स्थापित हुआ था? देखिए, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। जब ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ तब ये 26वें राज्य के रूप में अलग हुआ था। मैंने आपको बताया था कि आप लोग ऐसे बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को अलग हुआ 26वें राज्य के रूप में। 8 दिन बाद उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से 27वें राज्य के रूप में। फिर 6 दिन बाद बिहार से अलग हो गया झारखंड 28वें राज्य के रूप में। और फिर 2014 को 2 जून को ये तेलंगाना अलग हुआ, किससे? आंध्र प्रदेश से, 29वें राज्य के रूप में। हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद अब राज्यों की संख्या कितनी है? 28। इंद्रावती नेशनल पार्क ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में ही। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट, इसके चीफ जस्टिस कौन है? तो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट वर्तमान में इसके चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन। कौन है? PR रामचंद्रन मेनन जी हैं। क्लियर दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, रोज़ रोज़ वीडियो के बीच में कहना अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ वीडियो के बीच में ना बोलूँ ये लाइक और शेयर करने को। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि आप लोग को अगर ना कहूँ तो आप लोग लाइक और शेयर करते ही नहीं हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। देखिए, आप लोग अगर शेयर करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहेगा। अगले दिन मैं आपको और अच्छी अच्छी जानकारियाँ बताने की कोशिश किया करूँगा। नहीं तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील होता है, ऐसा लगता है चलो ठीक है क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन बता दो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना बताओ, आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइक शेयर करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, तो थोड़ा अंदर से भी आती है फीलिंग कि और अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ कर बताई जाए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी ने। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी दोस्तों लॉकडाउन के दौरान अभी काफ़ी ज़्यादा ये चर्चे में आए थे। आपने इनका 1-2 वीडियो जरूर देखा होगा। इनका कहना था कि लॉकडाउन फालतू में लगाया गया है। हालांकि जिस टाइम पर ये कह रहे थे, जिस टाइम पर ये कहने का दावा कर रहे थे, उस टाइम पर लॉकडाउन हटाना सही नहीं था, ठीक है। तो वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। काफ़ी जाने माने ये फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी। अगला देखते हैं। अगला, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने? तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख दोस्तों बन गए हैं चाडी प्रसाद मोहंती। लेफ्टिनेंट जनरल चाडी प्रसाद मोहंती दोस्तों ये आएंगे लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी की जगह पर। किसकी जगह पर? लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी की जगह लेंगे। SK सैनी जी दोस्तों रिटायर हो रहे हैं 31 जनवरी को। कब? 31 जनवरी 2021 को रिटायर हो रहे हैं। और इनके बाद आ जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल चाडी प्रसाद मोहंती, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय सेना का, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तब आप बताएंगे भारत का राष्ट्रपति। और अगर पूछा जाए कि भारत की तीनों सेनाओं का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो भारत के पहले और वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल विपिन रावत जी, ठीक है। CDS इन्हें कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। भारत के पहले हैं और वर्तमान में भी हैं CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्लियर? चलिए, भारतीय सेना आया है, भारतीय सेना के बारे में जानिए। अभी 15 जनवरी को दोस्तों भारतीय सेना दिवस मनाया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार वैज्ञानिक लेख प्रकाशन के मामले में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है दोस्तों चाइना। अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि कौन सा देश वर्ष भर में कितना ज़्यादा वैज्ञानिक लेख प्रकाशित करता है, यानी साइंस से रिलेटेड कितना कंटेंट पब्लिश करता है। तो उसमें टॉप पर है चाइना, सेकंड पर है अमेरिका और थर्ड पर है हमारा प्यारा भारत। अब देखिए, ये रिपोर्ट ना ही 2020 की है ना ही 2019 की है। ये रिपोर्ट दोस्तों 2018 वर्ष भर में कितना लेख प्रकाशित हुए हैं इसके डाटा पर आधारित है, ठीक है। तो भारत है तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर है चाइना। रिपोर्ट किसने जारी किया? अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों राजेंद्र कुमार भंडारी जी को
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों या कहें गृह मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को जब होती है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, तो उस दिन दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, 23 जनवरी को दोस्तों अब से पराक्रम दिवस भी मनाया जाएगा, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के तहत दोस्तों व्यक्तिगत श्रेणी में भी दिया जाता है और संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है, यानी कि किसी इंडिविजुअल को भी दिया जाता है और किसी इंस्टीट्यूट को भी दिया जाता है। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में दोस्तों राजेंद्र कुमार भंडारी जी को सम्मानित किया गया है 2021 के लिए, और संस्था की कैटेगरी में सीड्स को SEEDS सीड्स यानी कि सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, यानी कि सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी, तो इसे दिया गया संस्था की कैटेगरी में। देखिए दोस्तों, जो इंडिविजुअल कैटेगरी में पाता है उसको 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, और संस्था की कैटेगरी में विजेता को दोस्तों 51 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, प्लस सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी है वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना होने पाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 70 की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अगला है 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा राज्य स्थापना दिवस मनाया गया? दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। वीडियो आप देख लियो, जाओ जल्दी से MZT ऐप पर इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। अच्छा, आप लोग को PDF दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज दी जाती है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। आपको MZT एजुकेशन सर्च करना है टेलीग्राम पर जा करके, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। उस ग्रुप में आपको सभी PDF जो भेजी गई हैं वो मिल जाएंगी, डाउनलोड कर लीजिएगा ढूंढ करके, और उस पर आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो लोगों से और भी बच्चों से। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर कर देना भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।